गंदम से एलर्जी के मसाइल, खून की कमी का होना, हड्डियों का दर्द का होना, ग्रोथ की रुकावट, बार बार उनको मुंह में छाले बनते हैं, हड्डियों का क्रैक हो जाना, रात को नजर नहीं आता, लोगों को धब्बे पड़ जाते हैं, जिसम पे नील पड़ जाती, बालों का झड़ जाना। बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है 5 साल से बाद, 5 साल के पहले और 5 साल के बाद जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, नशोनुमा नहीं बढ़ पाती, बच्चे छोटे कद के रह जाते हैं। तशखीस जो है वो कैसे की जाती है, इसके इलाज के और इसका मुस्तकिल इलाज किस तरीके से किया जाता है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम मालूमाती वीडियोज़ आप देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मेरा नाम डॉक्टर सैयद आसिफ रज़ा ज़ैदी है। आई एम वर्किंग करंटली एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी शेख ज़ैद हॉस्पिटल लाहौर। तो आज हम बात करते हैं सीलिक डिजीज़ के हवाले से। सीलिक डिजीज़ बेसिकली क्या है? ये एक गंदम का एक पार्टिकल है, एक प्रोटीन है जिसको हम ग्लूटीन कहते हैं। गंदम व्हीट जिसे आप सब जानते हैं कि मोस्टली कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन इसके अंदर एक ख़ास प्रोटीन जिसे ग्लूटीन कहते हैं। ये ग्लूटीन क्या करती है? ग्लूटीन बेसिकली आटे को अंदर इलास्टिसिटी जो उसके अंदर से लचक है उसको बनाती है आटे के अंदर, और जब हम इसको गूंदते हैं तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करती है, जिसकी वजह से रोटी जो है वो बन जाती है और रोटी के फूलती है, रोटी बनती है। तो ये बेसिकली प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन जो है नॉर्मली हम जब शुरू करते हैं बच्चे की डाइट, तो बचपन में ही हम उसको दे रहे होते हैं रोटी, और जैसे ही वीन ऑफ करते हैं दूध से तो हम साथ में उसको थोड़ी बहुत रोटी शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है कि जैसे हमारा साउथ के इलाके हैं, पाकिस्तान और भारत के अंदर जो साउथ के इलाके हैं उसमें ज़्यादातर राइस खिलाया जाता है, और वहाँ पे चावल जो है वो ज़्यादा बेहतर खुराक मानी जाती है। बाकी जो हमारे नॉर्थ के इलाके हैं वहाँ रोटी और वीट जो है वो ज़्यादा सर्व की जाती है, और उसके साथ में ये बीमारी का जो प्रेवलेंस है वो भी ज़्यादा है। अब कैसे बनता है आटे का, एक मुख्तसर सा मैं आपको बताता चलूँ कि आटा जो है वो उसका जो हम पहले छिलका उतार देते हैं, जो भूसा उसका उतार देते हैं, और उसके साथ में उसका जो ऊपर का लेयर है वो उतार देते हैं। उसके बाद जब अंदर वाइट रह जाता है वो, उसको भी हम ब्लीच कर लेते हैं, ज़्यादा सफ़ेद, जिसको मैदा। अब जलेबियाँ तो आपने खाई होंगी, और जलेबियाँ हर बंदा खा रहा होता है, पूरियाँ खा रहा होता है। तो ये जो मैदे की जलेबियाँ या पूरियाँ हैं, ये मैदे के लिए इतनी अच्छी कोई खुराक नहीं है। और ख़ास तौर पे बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है 5 साल से बाद, 5 साल के पहले और 5 साल के बाद जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, जब आप खुराक दे रहे होते हैं, तो उसको इस ग्लूटीन की वजह से एलर्जी बनती है, और उसके साथ में आंत के अंदर एब्जॉर्प्शन के मसाइल होते हैं, और बच्चे को अक्सर जल्द की एलर्जीज हो जाती हैं। बच्चे को अक्सर खुराक की एलर्जी होने की वजह से आंत फ्लैट हो जाती है और बच्चे को लूज मोशंस लग जाते हैं। तो अपने बच्चे को आपने ज़रूर देखना है कि उसको कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और क्योंकि इसके साथ में अगर एलर्जी हो तो बचपन से ही अगर एलर्जी चल रही हो तो दिमागी जो नशोनुमा है बच्चे की वो मुतासिर होती है। अब हम आते हैं सीलिक डिजीज़ के साथ जो मसाइल हैं जिसके साथ मरीज़ प्रेजेंट हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो बच्चा नशोनुमा नहीं बढ़ पाती, बच्चे छोटे कद के रह जाते हैं, इसको हम फेलियर टू थ्राइव कहते हैं। बच्चे का वज़न गिर रहा होता है, बच्चे की खुराक की कमी की वजह से उसको माल न्यूट्रिशन हो जाती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इसमें बहुत कॉमन है, क्योंकि ये छोटी आंत की इन्वॉल्वमेंट है, और वहीं से हमारा छोटी आंत की वजह से हमारा जो आयरन है, बहुत ज़्यादा आयरन हमारे छोटी आंत से ही एब्जॉर्ब होता है, ड्यूडेनम से। फिर उसके साथ में माउथ के ओरल अल्सर्स, एफ्थस, रिकरेंट ओरल अल्सर्स, अक्सर लोग आते हैं हमारे पास जो बार बार उनको मुंह में छाले बनते हैं, तो वो भी इसके साथ एसोसिएटेड हैं, और लोगों को यही पता नहीं होता कि वो किस वजह से बन रहे हैं छाले। फिर मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ है, जिसमें हड्डियों का कमज़ोर होना, भुरभुरी होना, या हड्डियों का क्रैक हो जाना, बार बार अननोन वजह से फ्रैक्चर्स हो जाना। फिर डेंटल डिसऑर्डर्स हैं, दांतों का एनामल सही नहीं बन पाता, दांत सही नहीं बन पाते, दांतों के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं।
फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है या मसल वीकनेस होते हैं कि पट्टों का खिंचाव बहुत ज़्यादा हो गया। विटामिन ए डी ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जिसे आम ज़बान में छपकोरी कहते हैं। सिंध में इसको छपकोरी कहा जाता है, जो रात को नज़र नहीं आता लोगों को या कम नज़र आना शुरू हो जाता है। फिर विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से धब्बे पड़ जाते हैं, जिसम पे नील पड़ जाते हैं। कुछ ख़वातीन के अंदर जो माहवारी का साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है, खून की कमी होती है और जिस्म में सूजन पड़ जाती है, और अक्सर जो कॉमन है वो जिगर के जो LFTs हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। इसकी जो बीमारी है सीलिएक डिजीज़, इसके साथ कुछ अपनी मुदाफ़ती क़ुव्वत जो अपने ही जिस्म के ख़िलाफ़ काम करती है, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़, थायराइड की डिजीज़, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, ऑटोइम्यून कोलिंजाइटिस, ये जो बर्स का हो जाना, बालों का झड़ जाना, एलोपेशिया एरियाटा एंड डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मस, ये एक ख़ास जिल्द का मसला होता है जिसमें छाले नुमा जिस्म पे दाने निकल आते हैं और जो बहुत ज़्यादा खारिश के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो बच्चा जब इस तरह के छाले निकलते हैं तो मरीज़ सबसे पहले चला जाता है जिल्द के माहिर के पास कि मुझे क्या हो गया, हालांकि उसको ग्लूटीन की एलर्जी की वजह से, सीलिएक डिजीज़ की वजह से ये सारा कुछ चल रहा होता है। अब बात करेंगे तशख़ीस के हवाले से। तशख़ीस जो है वो कैसे की जाती है, ये बताता चलूँ कि ये बीमारी क्योंकि बहुत रेयर है और इसकी पढ़ाई बहुत कम लोगों ने डिटेल में की होती है, तो जो आम डॉक्टर्स हैं वो जनरल प्रैक्टिशनर्स वो इसको अक्सर डायग्नोस नहीं कर पाते और ना उनका थ्रेशोल्ड इस तरीके से होता है, ना वो उस तरफ सोच रहे होते हैं। तो इसके लिए आपको माहिर अमराज़े मैदा जिगर के पास जाना पड़ेगा और वो ही तशख़ीस बेहतर कर सकते हैं। इसकी तशख़ीस के लिए हम कुछ खून के टेस्ट करवाते हैं, अंतड़ी में से कुछ बायोप्सीज करवाते हैं, और अगर फिर भी कुछ ना हो तो HLA टाइपिंग होती है जो वो करवाते हैं। सीरोलॉजीज़ के अंदर हम ग्लैडिन IgA, IgG, एंडीमाइसिल एंटीबॉडीज़ और साथ में एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज IgG, IgA करवाते हैं। पाकिस्तान में जो सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है जो हम करा रहे होते हैं, जिसकी सेंसिटिविटी 90 to 98% है एंड स्पेसिफिसिटी 94 to 97% है, वो है एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज IgG और IgA। ये हम शौकत खानम से और आगा खान लैब से नॉर्मली करा रहे होते हैं, और इसकी वजह से इसकी जो टेस्ट की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ जाती है तो उसके साथ में हमें हमारी तशख़ीस काफ़ी हद तक मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद हम कहते हैं कि हमने एक एंडोस्कोपी करनी है, और एंडोस्कोपी करके छोटी आंत से बायोप्सीज लेते हैं। बायोप्सीज में क्या होता है कि जो अंतड़ी के अंदर से उसके विलाय होते हैं, ब्रश बॉर्डर होता है जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, वो उनकी शॉर्टनिंग हो जाती है, ब्लंटिंग हो जाती है, ख़राब हो जाते हैं वो, जहाँ से वो पाइप की तरह आंत हो जाती है और एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। तो इस वजह से फिर हम उसकी डायग्नोसिस करते हैं, और कुछ रेयर केसेस में हम HLA टेस्टिंग करते हैं जिसमें DQ2 एंड DQ8 की टेस्टिंग की जाती है। अब बात करेंगे इसके इलाज के, और इसका मुस्तकिल इलाज किस तरीके से किया जाता है। इसके मुस्तकिल इलाज के लिए हमें गंदम, जौ और जवी, इन तमाम चीज़ों से मुकम्मल तौर पे परहेज़ करना होगा। जैसा कि मैं बताता चलूँ कि जितने भी गंदम, जौ, जवी हैं, ये तमाम ग्रास की एक फॉर्म है जिसको मोनोकोटिलिडन्स कहते हैं हम, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, जिसमें एक शाख के ऊपर दाने बनते हैं और उस दानों को हम लेके पीस के आटा बनाते हैं और उसको खाया जाता है और उसको सर्व किया जाता है। बाकी तमाम चीज़ें जो डायकोटिलिडन्स, जो तने वाले, जिनमें 2 शाखें या 3 शाखें हैं, वो बॉटनी की एक डिटेल है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। तो हमने गंदम, जौ, जवी की चीज़ें नहीं खानी और इसका मुकम्मल तौर पे परहेज़ करना है ताकि आंत हमारी रिवर्स हो सके और उसके अंदर दोबारा वो चीज़ें जो लॉस कर चुकी हैं, जो एलर्जी हो चुकी है, वो ख़त्म हो जाएं और दोबारा आंत अंतड़ी एब्जॉर्प्शन करने में बेहतरीन तरीके से कारआमद साबित हो सके। अब हमने खाना क्या है, खाने के अंदर हमने तमाम आटे, जैसे बेसन है, बेसन का आटा खा सकते हैं, चावल की रोटी बना के खा सकते हैं, आटा बना के खा सकते हैं, और हम मकई का आटा या मकई का खाना खा सकते हैं। तमाम दूसरी चीज़ें लाइक डेयरी फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी की चीज़ें, फ्रूट्स, बादाम, अखरोट, ये तमाम चीज़ें, चाय, हर चीज़ खा सकते हैं, खा पी सकते हैं, कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एहतियात ये करनी है कि आपने
गंदम, जौ, जमी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खानी। इसके साथ बताता चलूँ कि आपने बेकरी भी बहुत अच्छे से चूज़ करनी है और हर बेकरी पे जाके वहाँ की चीज़ें नहीं खानी। बेकरी का आम आटा, जो खुला आटा, जो बेकरी से जहाँ मैदे की चीज़ें बन रही हैं, पेस्ट्रीज़, केक, बिस्किट्स, वो नहीं खाने हैं। सीलियक डिजीज़ के मरीज़ों के लिए स्पेशल बेकरियाँ होती हैं, दुनिया में स्पेशली डिज़ाइन रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनके पास स्पेशल मेन्यू होते हैं जिसके साथ में वो पेश करते हैं, वो सर्व करते हैं सीलियक डिजीज़ के लिए। दुनिया आगे जा रही है तो बड़ी रिसर्च मौजूद है। आने वाली दुनिया जो है उसके अंदर शायद हमें ग्लूटीन के अगेंस्ट कोई गोली मिल जाए जो ग्लूटीन को ही तोड़ दे और या फिर इम्यूनोथेरेपी आ जाए कोई और जिसमें हमारी इम्यूनिटी इंजेक्शंस के ज़रिए हम इम्यूनिटी को ट्रेन कर लें ताकि हम सीलियक डिजीज़ के अगेंस्ट काम कर सकें और इस बीमारी को कंट्रोल कर सकें। सबसे आखिर में मैं बताता चलूँ कि ग्लूटीन की इंटॉलरेंस के साथ में और बहुत सारी चीज़ें भी जुड़ी होती हैं। लाइक कुछ लोग प्रोटीन्स के साथ में एलर्जीज होते हैं और कुछ लोगों को अंडे से प्रॉब्लम होती है, उनके साथ भी एलर्जीज होती हैं। तो आपने अपनी खुराक को देखना है कि ये क्या प्रॉब्लम है और इसके साथ में आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है। तो अगर किसी को ये बीमारी हो गई है तो इसके बारे में परेशान ना हो। बड़े बड़े लोग दुनिया में जैसे जस्टिन बीबर, नोवाक जोकोविच, ये तमाम लोग जो हैं ये बड़े फिट हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नोवाक जोकोविच तो सुपरस्टार टेनिस प्लेयर है और वो अपनी डाइट कंट्रोल करके अपनी मामलात को ग्लूटीन फ्री के साथ रख के वो दुनिया में टॉप रैंकिंग टेनिस प्लेयर है। तो इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है और इसके साथ में आप बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अपना, अपने इर्द-गिर्द लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और ख़ास तौर पे बच्चों में जब हम वीन ऑफ करते हैं खुराक की अंदर जो हम खुराक दे रहे होते हैं उसको बहुत एहतियात से दें और अगर बच्चा किसी चीज़ को बुरा मानता है, अगर उसको आटा पसंद नहीं है तो भाई उसको चावल देते हैं। राइस ऐसी चीज़ है जिसके साथ में चावलों के अंदर सबसे कम एलर्जीज़ देखी गई हैं दुनिया में, कम से कम ऐसा लगता है जैसे ना होने के बराबर है। तो ये बहुत अच्छी खुराक है। अगर बच्चे को प्रॉब्लम होती है, उसको डायरिया होता है, उसको स्किन के एलर्जीज़ हैं, तो आप प्लीज़ बच्चे को गंदम ना दें और उसको चावल दूसरी खुराकों की तरफ ले आएँ। इसके साथ में बच्चा आपका हेल्दी रहेगा, सेहतमंद रहेगा। थैंक यू वेरी मच।